हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफार्म फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर में। मैं गौरव सर, फिजिक्स फैकल्टी BBEG कॉलेज कपूर। आज जो हम कराने वाले हैं इसमें भौतिक विज्ञान क्लास 12, चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है जो कि आपकी अरिहंत वाली बुक है उसके हिसाब से। आज का टॉपिक इसमें सेल का विद्युत वाहक बल। क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। मैं एक शेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिए, जैसे कि ये सपोज ये एक सेल है, ये, ठीक है। इस सेल में हमने इस तरीके से एक परिपथ लिया और उसको जोड़ दिया, और इस परिपथ में हमने एक बल्ब लगाया है। इसमें क्या है? मान लीजिए एक बल्ब है जो हमने इसमें लगाया है। तो जैसे इसमें प्लस माइनस एक की और लगा देते हैं इसमें हम, प्लस माइनस की, ठीक है, ऑन ऑफ के लिए। जैसे ही इसको की को ऑन किया जाएगा, ठीक है, की का सिंबल बना दिया जैसे कि, ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा, तो यहाँ बल्ब जलने लग जाएगा ये। अब देखिए ये सेल है, सपोज ये आपका सेल है, तो इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? देखिए क्या होता है विद्युत वाहक बल? एक एकांक आवेश को या एक कूलम आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, यानी एक कूलम आवेश है या कह सकते हैं एकांक आवेश है, पूरे परिपथ में प्रवाहित करना। और सेल सहित, ध्यान रखना, सेल के अंदर भी यहाँ से चला एक कूलम आवेश और वो घूमता घूमता यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरे परिपथ में प्रवाहित हुआ है सेल सहित। ऐसा नहीं है सेल में नहीं, केवल बाहर नहीं, सेल के अंदर भी एक कूलम आवेश या एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी जब ये एक कूलम आवेश पूरे परिपथ में घूमा होगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा दी गई होगी सेल द्वारा, उस ऊर्जा को ही हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। मान लीजिए Q आवेश है, कितना आवेश है? Q आवेश है जिसे हमने पूरे परिपथ में प्रवाहित किया है, और जो किया गया कार्य है सपोज वो कितना है? W है। तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? सेल के विद्युत वाहक बल को हम E से प्रदर्शित करते हैं, तो E बराबर W/Q। तो ये जो E है यही है सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अब हम इस परिभाषा को एक बार लिख देते हैं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? और इसको E से प्रतिष्ठित करते हैं और E बराबर W/Q होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम,
जूल प्रति कूलाम होगा, या फिर हम इसको वोल्ट कह सकते हैं। क्या? वोल्ट। आपको बताया गया था कि जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं जब हमने विद्युत विभव पढ़ाया था, वही बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध। किसकी? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, देखिए समझते हैं पहले इसे। यानी जो हमारे पास सेल है, जैसे कि ये जो हमारे पास सेल था, ये सेल है, ठीक है। जब आवेश इस परिपथ में प्रवाहित होता है तो जो इस सेल है इसका अपना भी जो विद्युत अपघटय है, क्योंकि सेल में के अंदर क्या होता है, विद्युत अपघटय होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप कभी इसे तोड़ कर देखोगे तो ब्लैक ब्लैक सा कुछ केमिकल सा रहता है इसमें, ठीक है, उसी को बोलते हैं विद्युत अपघटय, ठीक है। तो जब आवेश प्रवाहित होता है तो इस सेल का जो खुद इसका जो विद्युत अपघटय होता है वो भी विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, प्रतिरोध लगाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध इसलिए क्योंकि सेल के अंदर होता है ये, इसीलिए इसको आंतरिक प्रतिरोध बोला जाता है। बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसको हम विद्युत प्रतिरोध कहते ही हैं, ठीक है, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे हम। लेकिन जो सेल का जो खुद का विद्युत अपघटय जो रुकावट डालता है विद्युत धारा के मार्ग में, उसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और उसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए, क्या होता है विद्युत आंतरिक प्रतिरोध? किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघटय द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से करते हैं भाई, ठीक। अब देखिए, हम समझते हैं यहाँ पर जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहला सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। यानी कि अगर हमने सेल ले रखे हैं, सेल के दोनों जो प्लेट हैं, ठीक है, सेल के दोनों प्लेट हैं, उनके बीच की दूरी को अगर बढ़ा देते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। जैसे कि ये है आपके पास सेल, एक प्लेट ये है इसकी और एक प्लेट ये है, मान लो, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, अर्थात सेल के प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना। दूसरा है कि विद्युत अपघटय की सांद्रता बढ़ाने पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो इसमें केमिकल सा जो भरा होता है इसमें, जिसको हम विद्युत अपघटय बोलते हैं, अगर इसकी सांद्रता को बढ़ा देंगे आप तो भी आंतरिक प्रतिरोध इसका बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि विद्युत धारक मार्ग में अवरोध ज़्यादा उत्पन्न होता है अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने से, और खुद जो अपघट्य होता है इसका वो खुद प्रतिरोध लगाता है, जिसी को हम आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना। अब देखिए, हम विद्युत धारा कैसे निकालेंगे फिर हम। मान लीजिए किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, ई है, कितना है, कैपिटल ई है, ठीक है। उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और
सिरों पर हमने एक प्रतिरोध तार कैपिटल R जोड़ा है, तो सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो विद्युत धारा का मान I बराबर कितना होता है, V/R होता है, V/R। लेकिन यहाँ पर विभवांतर V की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल E की बात हो रही है। तो जो काम विद्युत विभवांतर का होता है परिपथ में सेल के अंदर, वही विद्युत वाहक बल E का होगा। तो V का यूज नहीं करेंगे हम सेल के केस में, E का यूज करेंगे विद्युत वाहक बल का। ठीक है, तो I बराबर V/R होता है धारा का मान, I बराबर V/R। तो V की जगह तो E का यूज हो गया, और प्रतिरोध R की जगह हम एक तो जो बाह्य परिपथ में हमने कैपिटल R जो तार ले रखा है, R प्रतिरोध का तार, एक तो उसकी वजह से प्रतिरोध होगा, और दूसरा सेल के अंदर खुद का ही आंतरिक प्रतिरोध R होगा। दोनों क्या हो जाएंगे, प्रतिरोध जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो I बराबर E/R+R होगा, और यही फॉर्मूला जो हो गया वो विद्युत धारा I का फॉर्मूला हो जाता है सेल के केस में। तो I बराबर E/R+R। ठीक है, क्योंकि ये R क्या है, जो बाह्य परिपथ में प्रतिरोध है, और ये इसका खुद का आंतरिक प्रतिरोध है। तो इतना समझ में आया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से आगे की तरफ। सेल के टर्मिनल विभवांतर V, विद्युत वाहक बल कौन सा होता है, E होता है, और आंतरिक प्रतिरोध r है। तो इन सब में रिलेशन निकालेंगे, संबंध निकालेंगे हम। ठीक है, तो इन सब में क्या संबंध होगा, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ एक काम करेंगे, एक परिपथ बनाएंगे हम। मान लीजिए ये एक विद्युत परिपथ है, देखते रहेंगे सही से। ये हमने एक विद्युत वाहक बल E का एक सेल लगाया है। ठीक है, इसका धन सिरा है और ये ऋण सिरा है, और इसका अपना ही क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, जिससे r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेल का खुद का है आंतरिक प्रतिरोध है, इसलिए मैं इसको, चलो ये सेल है और इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, इसको ये रहा, क्योंकि ये सेल है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध हो गया इसका R। ठीक है, और यहाँ हमने एक परिपथ कुछ इस तरीके से बनाया है, ध्यान से देखते रहेंगे सभी। इसमें हमने एक की कुंजी लगा दी, इसको हम ऑन ऑफ, ठीक है, ऑन ऑफ की बोलते हैं, इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये है जो प्रतिरोध लगा हुआ, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है ये। ठीक है, और ये है इसमें धारामापी A, और इसके बाद हमने इसको, देखिए इसमें एक विभव मापी का इस्तेमाल यहाँ का लेते हैं, ये विभव मापी है V, और इसको हम लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि विभव मापी जो होता है दोस्तों हमेशा समांतर क्रम में ही लगता है, इसलिए हमने समांतर क्रम में लगा दिया है। ठीक है, V लगा दिया है। अब देखिए यहाँ से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और किस दिशा में होगी, धारक दिशा ये होती है। तो मान लीजिए I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, और ये विद्युत धारा की दिशा है इसमें। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा जो होगी वो इस तरीके से हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि स्मॉल t समय में प्रवाहित आवेश कितना है, स्मॉल q है। तो सेल द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, तो सेल द्वारा किया गया कार्य मान लेते हैं, इसमें माना लिख लेते हैं पहले इसको, माना स्मॉल t समय में ध्यान से देखेंगे, t समय में प्रवाहित आवेश कौन सा है, स्मॉल q है। मान लीजिए स्मॉल t समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है, इसमें q हो जाता है। तो विद्युत सेल जो हमने लिया है, इसके द्वारा कितना कार्य होगा, किया गया कार्य। तो देखिए कार्य कैसे निकालेंगे, W बराबर VQ होता है फॉर्मूला, VQ, और V का काम E कर रहा है यहाँ पर, तो EQ हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन हम क्या जानते हैं, Q बराबर तो IT होता है ना, I बराबर Q/T विद्युत धारा का फॉर्मूला है, I बराबर Q/T, तो Q बराबर IT हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो W का मान कितना हो जाएगा,
ई और क्यू, और क्यू की जगह हम क्या कर देंगे, आई टी कर देंगे यहाँ से, ठीक है। डब्ल्यू बराबर ई क्यू होता है, ई तो ये रहा, क्यू की जगह हमने क्या कर दिया, आई टी कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, देखिए विद्युत सेल के बाहर, जो विद्युत सेल है ना इसके बाहर, ठीक है, प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर क्या लिया हमने, वी लिया है भाई, दिखाई दे रहा है आपको। तो सेल के बाहर किया गया कार्य, ये तो सेल के अंदर किया गया कार्य है, जो सेल जो है ना ये, इसके अंदर कितना कार्य हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर ई आई टी, ठीक है। लेकिन बाह्य परिपथ में कितना कार्य होगा, सपोज वो कितना है, डब्ल्यू है और एक्सटर्नल ई एक्स टी लिख दिया, मतलब बाह्य है, बाह्य के लिए मैंने क्या लिख दिया, एक्सटर्नल यानी ई एक्स टी, तो कितना होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इसमें तो ई आई टी है, लेकिन यहाँ तो विद्युत भाग, यहाँ तो विद्युत विभव V है ना, तो E की जगह क्या रहेगा, V ही रहेगा, वी आई टी। तो इसी के अकॉर्डिंग बाह्य क्षेत्र में क्या रहेगा, वी आई टी। अंदर सेल का विद्युत भाग बल होता है, इसलिए क्या होगा, ई आई टी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद हम निकालेंगे आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य है, तो आई इंटरनल बोल दिया मैंने, इंटरनल आई एन टी, इंटरनल, ठीक है, आंतरिक इंटरनल, ठीक है। आंतरिक क्षेत्र में कितना कार्य किया जाएगा, जो कि कितना होगा, वी आई टी के बराबर होगा, ठीक है। ऊपर भी हमने ये लिखा था डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम, और वी इक्वल टू कितना होता है, आई आर, आई आर, लेकिन आंतरिक है ना, आंतरिक, तो आर क्या होता था, प्रतिरोध, लेकिन आंतरिक क्षेत्र में निकाल रहे हैं हम, तो आंतरिक प्रतिरोध लेना होगा यहाँ पर, तो स्मॉल आर लेना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई आर हो गया और ये आई टी हो गया यहाँ से, तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर स्मॉल आर टी हो जाएगा यहाँ से। तो बाह्य क्षेत्र में तो आई स्क्वायर आर टी जो आया था, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा इंटरनल के लिए, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर जरूर आएगा इसमें, तो ये हो जाता है हमारा आंतरिक क्षेत्र में क्या क्या कार्य है। लेकिन हम क्या जानते हैं, कुल किया गया कार्य, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे हम यहाँ से, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जब ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम क्या देखेंगे कि जो कुल कार्य है, किया गया कुल कार्य जो होगा, W किसके बराबर होगा, आंतरिक कार्य इंटरनल वर्क प्लस बाह्य परिपथ में किया गया कार्य एक्सटर्नल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो W वैल्यू क्या आ जाएगी, ई आई टी हो जाएगा, W इक्वल टू ई आई टी। देखिए कहाँ से लिखा है मैंने, पीछे लिखा है, देखिए ये देखिए W इक्वल टू ई आई टी है ना, ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, W इक्वल ई आई टी इज इक्वल टू W इंटरनल कितना है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर स्मॉल आर टी, और एक्सटर्नल कितना आया है हमारा, एक्सटर्नल जो आया था हमारा वो आया है वी आई टी, ठीक है, ये आया है हमारा यहाँ से, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, ई आई टी, यहाँ से आई टी कॉमन कर सकते हैं या नहीं, आई टी कर सकते हैं, तो आई टी कॉमन करेंगे तो आई आर हो जाएगा, और प्लस जब यहाँ से आई टी कॉमन होगा तो ओनली वी रहेगा, इस आई टी से इस आई टी कैंसिल कर दें हम, तो इक्वल टू वी प्लस आई आर हो गया, ठीक है। ये तो आ गया विद्युत वाहक बल के लिए। लेकिन अगर हम विभव निकालना चाहें वी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई माइनस आई स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन तैयार। देखिए क्या था, टर्मिनल विभवांतर वी, विद्युत वाहक बल E और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध था। तो देख रहे हैं आप, तीनों संबंध आ चुका है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा संबंध आ चुका है, यही होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। अब जो हम कल बात करेंगे इसमें, ठीक है, वो हम बात कर लेंगे जो सेल है हमारे यहाँ पर, इनके संयोजन की बात करेंगे, यानी सेलों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या रिलेशन आता है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, और सेलों को हम श्रेणी समांतर के अलावा मिक्स क्रम में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करने वाले हैं हम अगले वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।